गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। जब अन्याय का अंधेरा हो घना और उम्मीद के सब रास्ते हों बंद, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। गली में खड़ी है सर, मतलब इतनी आसानी से आपको जीत मिल जाएगी यदि आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और जंग लड़ने का हौसला रखा और कानून के तहत कार्रवाई की। जी हाँ सर, आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो तमाम अधिवक्ता गण के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और साथ ही एक आम व्यक्ति के लिए भी। क्यों? क्योंकि आजकल सर धोखाधड़ी 420 की घटनाएं कई लोगों के साथ हो रही हैं। लोग कंपनी के एजेंट बनकर आते हैं या कंपनी के एजेंट के अलावा कोई और आधार बनाकर वो आपसे ठगी करते हैं, और जब आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं तो कई दफा रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और कई दफा मना कर दिया जाता है। आपकी बड़ी भारी रकम रहती है, आप जो है कि मन महसूस के घर बैठ जाते हैं और अपराधी सीना तान के घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमने हमारी चालबाजियों के साथ ऐसी प्री सोच हमने रखी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत आते हैं। आपके विश्वास को, आपके आपके जो उन पे भरोसा, उस भरोसे को वो विश्वासघात के रूप में तब्दील करके आपके साथ ठगी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज मैं आपको एक वास्तविक घटना बताऊंगा, लेकिन उसको उदाहरण के तौर पे। ए और बी नामक दो व्यक्तियों की मैं एक जीवंत और वास्तविक घटना में आपको बताऊंगा। यदि आपने इस पूरी घटना को ध्यान से सुन लिया और इसमें बताई जाने वाली कानूनी प्रोसेस को आपने समझ लिया, तो चाहे आप एक आम व्यक्ति हैं या आप एक एडवोकेट हैं, आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त सीखने लायक ये एक वीडियो होगा। तो आइए सर, अब मैं आपको शुरू करता हूं उस घटना से जो फाइनेंशियल 420 से जुड़ी हुई है। और ये घटना आप सिर्फ इसको इसी रूप में ना लें कि ये 420 जो है कि रुपए की ठगी को लेकर हुई है। ये सोने चांदी की ठगी भी हो सकती है, ये जो है कि हीरे मोती की ठगी भी हो सकती है, या आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी हो सकती है, झूठ बोल के धोखाधड़ी देके। तो आप इसको धोखाधड़ी और ठगी से आप लेकर चलें, क्योंकि ये फाइनेंशियल और ये 420 के अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुलजिम अक्सर आपकी आपकी जो है कि घर बैठ जाने की वजह से, आगे नहीं बढ़ने के कारण वो इसका लाभ उठाकर जो है कि खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं सर मैंने, जिन्होंने ठगी की 420 की और उस शहर को छोड़कर करोड़ों रुपए का प्लाट कहीं और जाकर खरीद लिया और उस शहर को छोड़ दिया और आराम से ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और वो बेचारे, वो लोग जिन्होंने उन पे भरोसा किया, उनकी जीवन भर की गाड़ी कमाई को वो लूट कर लिए गए और पुलिस और थाने में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अदालत से भी उनको कोई सजा नहीं दी गई। क्यों? क्यों? क्योंकि आप खुद हिम्मत हार कर बैठ गए थे। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए सर, हम वीडियो शुरू करते हैं। दो व्यक्ति ए और बी, ये मैंने उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए, मगर ये वास्तविक घटना है, लेकिन मैं आपको बतौर उदाहरण के ये मैं समझा रहा हूं और इसके अंदर कानूनी प्रोसेस जो जो की गई हैं और जो की जा सकती हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो आप हिम्मत ना हारें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें और आप आगे बढ़ें। अब मैं आपको सिलसिलेवार शुरू से आखिर तक कुल 10 स्टेप्स में ये कानूनी जानकारी दूंगा कि आप किस किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। ए और बी नामक दो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। उनके द्वारा उनकी खेती की जमीन को भी सेल किया गया था। कुछ रुपए, लाखों रुपए उनके पास आए भी खेती की जमीन को सेल करने के बाद। तभी अचानक एक व्यक्ति, जो इन ए और बी जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आपस में भाई हैं, इनके पास एक व्यक्ति पास के शहर से आया जिसको ये दोनों ए और बी दोनों भाई बचपन से जानते थे और उनसे पारिवारिक संबंध भी थे। उसने दो अन्य व्यक्तियों को उनसे मिलाया। तीनों एक कंपनी के एजेंट बनकर आए। कंपनी के एजेंट बनकर आए और उससे कहा, दोनों से, ए और बी भाइयों से, कि यदि आप इस कंपनी में निवेश करेंगे, आप यहां पैसा लगाएंगे, तो आपको 10% मंथली रिटर्न प्राप्त होगा और यदि आपने 14 माह तक राशि नहीं निकाली तो आपको 3 गुना के लगभग आपको राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। उन दोनों भाइयों ने उनको मना कर दिया और कहा कि हम गवर्नमेंट में एफडी करते हैं, सरकारी बैंकों में, और हमें इस प्रकार कंपनियों पर भरोसा नहीं। वो लोग वहां से
चले गए। उसके बाद फिर आए दूसरी बार, फिर तीसरी बार, उन्होंने मना कर दिया। चूंकि वो पारिवारिक संबंध थे, परिचय था, तो इस प्रकार से तकरीबन 7 बार आए। जब वो 6-7 बार आए तो उनमें से वो दोनों ए और बी के द्वारा ये कहा गया कि देखो, आप इन दो व्यक्तियों को जिनको आप साथ में लाए, आपने मेरा इनसे परिचय कराया है, तब मेरा इनसे परिचय हुआ है, और आपको मैं बचपन से जानता हूं और आपसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए और ये कोई ऐसी फ्रॉड कंपनियां हो, मुझे इस बात का आप पूरा जानकारी दें। तब उनके द्वारा ये बताया गया कि आप हम पे भरोसा करें, और हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी संपत्तियां भी यहीं हैं, और यदि आपके साथ आपका पैसे में कोई गड़बड़ भी होती है तो वो राशि हम आपको वापस करेंगे। आप तो हम पे भरोसा करें और हम पे भरोसा करके आप पैसे लगाएं। ये वो जो जिसको वो बचपन से जानते थे, उसके द्वारा ये आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया गया। अब ये तीनों शातिर जो ठग थे, शातिर ठग और बदमाश थे, उन दोनों ए और बी को ये पता भी नहीं था कि ये प्लान पहले से ही प्लान रच कर आए हैं, और उसकी खेती की जमीन बिकने की जानकारी भी इन लोगों को है। अब जब इन ए और बी के द्वारा कहा गया कि आप जो भी उचित समझें, लेकिन ये हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, हम आप पे भरोसा करते हुए ये रकम हम आपको दे रहे हैं निवेश के लिए, इसको हमें कैसे जमा कराना होगी आप ये बताएं, और हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। उन दोनों ने झूठा आश्वासन दिया और ये कहा कि आप हमें सालों से तो जानते हैं, पारिवारिक संबंध भी है, अगर हम कोई नए लोग होते तो आप स्वाभाविक बात है ऐसी बात करते, आप हमें बचपन से जानते हैं, पारिवारिक संबंध है, आप हम पे भरोसा करें और आप हमें रुपए दें। तब उनके द्वारा एक खाता नंबर दिया गया कि आप इस खाते में पैसे जमा कराएं। अब यहाँ पे ये शातिर ठग पहले से ही ये फर्जी अकाउंट लेकर आए थे, उस फर्जी अकाउंट का नंबर उनको दिया गया। 27 लाख रुपए की रकम आरटीजीएस के जरिए, एसबीआई बैंक के जरिए ए नामक व्यक्ति ने उस खाते में जमा कराई। 2,37,500 की रकम बी नामक व्यक्ति ने डायरेक्ट अभियुक्त गण के खाते में जमा कराई। 1 लाख रुपए की रकम डायरेक्ट अभियुक्त गण के खाते में जमा कराई। 2 रकमें सीधी अभियुक्त गण के खाते में जमा कराई गई, और एक रकम बड़ा अमाउंट जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया था कि हमारा ही खाता है, आप इसमें देंगे तो हम कंपनी में इसमें लगा देंगे। कुल आप जोड़ लें सर, 1 लाख, 2,37,000 और जो है कि 1,27,00,000, टोटल 30,37,000 का एक बड़ा अमाउंट विश्वास के आधार पर अभियुक्त गण को दिया गया, जो उन्होंने पहले से ही एक फर्जी अकाउंट खोला गया था उस राशि को लेने के लिए। जैसे ही इन्होंने अमाउंट जमा कराया, इन तीनों अभियुक्त गण ने, अच्छा इनके साथ एक व्यक्ति और भी शामिल था जो दूसरे राष्ट्र का, दूसरे प्रांत का रहने वाला था, वो जूम मीटिंग लिया करता था, और उसके द्वारा, और ये जो 3 अभियुक्त गण है इनके द्वारा भी जूम मीटिंग ली जाती थी, और काफी लोगों को उसमें जोड़ा भी जाता था। और उसमें वो जूम मीटिंग में वो भी यही बात कहता था कि आपका पैसा सुरक्षित है और 10% मंथली आपके बैंक खाते में ये राशि प्राप्त होगी, और 14 माह में यदि आपने राशि नहीं निकाली तो आपको 3 गुना के करीब रिटर्न आपको प्राप्त होगा। ये सभी ने एक ही बात का समर्थन किया। अच्छा, यहाँ इन्होंने कहीं ने ये नहीं बताया कि ये जो है कि एक चेन सिस्टम है, या आपकी राशि डूब जाएगी, या आप एक कोर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर ये क्लियर बात बोलता है तो कोई भी समझदार आदमी ऐसी जगह लगाना पैसा पसंद नहीं करेगा। पसंद क्या नहीं करेगा, लगाएगा ही नहीं, भगा देगा उनको उठा के कि भाग जाओ, गेट आउट। यहाँ पागल समझ रखा है कि आपने जो है कि हमारा पैसे में हम कोर्स खरीदेंगे, या जो है कि हम कॉपी किताब खरीदेंगे। लेकिन वो जानते थे, वो शातिर बदमाश की, यदि हम ये बात कहेंगे तो हमें कोई पैसा नहीं देगा। तो उन्होंने ठगने के लिए एक प्लान रचा और एक झूठ आधार दिया, और आधार की आधारशिला क्या रखी सर? विश्वास, परिचय, सालों का परिचय। उस बुनियाद उस विश्वास को बुनियाद बना के इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई। और जैसे ही ये पैसा जमा कराया गया तो दो अमाउंट तो सर 1 लाख के आरोपी गण के खाते में गए, 2,37,500 का भी आरोपी गण के खाते में गया, और 27 लाख का जो बड़ा अमाउंट जो उन्होंने जिस खाते में जमा कराया था, ये लोगों ने जमा कराने के बाद उस इनके, अच्छा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब इनके पास थे, चेकबुक के चेक वगैरह सब इन लोगों के पास थे। चेक में से उन्होंने एक चेक भी भेजा था ए नामक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर, ओरिजिनल चेक का फोटो खींचकर, ताकि उसको भरोसा हो सके कि हाँ चेक बुक भी इनके पास है, पासवर्ड आईडी सब है, ये इन्हीं का खाता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर जो है कि खाता नंबर लिखकर भी दिया
ताकि वो व्यक्ति ये पूरा विश्वास में रहे। घर पे जब उसके मिलने आए थे तब भी खाता नंबर देकर गए थे कि आपको इसमें पैसे जमा कराना है, मिलान कर लेना, हमारा ही खाता है, हम कंपनी में हम लगा देंगे। जैसे ही 27 लाख रुपए जमा कराए गए, 10 मिनट बाद इन आरोपी गण के द्वारा उस खाते में से निकालकर, जैसे ही 27 लाख रुपए ए नामक व्यक्ति के द्वारा जमा कराए गए, आरोपी गण तुरंत 10 मिनट बाद ही उस खाते में से पैसे निकालकर एक अन्य ट्रेवल्स के खाते में ले गए। ये इनकी पहले से प्री प्लानिंग जो चाल थी, ये सब उसी सुनियोजित चाल के तहत ये कार्यक्रम किया गया। जब ए नामक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया आरोपी गण से कि आपके खाते में मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, जो आपने बताया था, आप मुझे चेक करके बताएं कि आपको पैसे प्राप्त हो गए। आरोपी गण ने खाते को चेक किया। अब खाता चेक वही कर सकता है जिसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, और चेकबुक भी उन्हीं के पास थी, जाहिर सी बात है। तो वही लोग आरोपी गण खाते का संचालन कर रहे थे, उन्होंने उसमें लॉगिन आईडी से चेक किया और व्हाट्सएप पे, ये आप सर ध्यान रखिएगा, एविडेंस एक्ट BSA 2023, जिसमें ये सब एविडेंस में ग्राह्य माने गए हैं। हम नए में जो हम हैश वैल्यू के साथ पेश करते हैं और प्रमाण पत्र भी पेश करते हैं, मैं सब आपको बता रहा हूं इसी में। तो तब उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा कि 27 लाख रिसीव्ड डन। आरोपी गण ने ए नामक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर भेजा, जिसने बड़ा अमाउंट लगाया था, 27 और 28 लाख का। अब यहां जो मामला बना, अब जस्ट जैसे ही पैसे जमा कराए गए तो ए नामक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपने मुझे कंपनी बताई थी, उस कंपनी में आपने मेरा पैसा लगाया, तो मुझे आप इसकी रसीद दे दें। तो वो हंसने लगे। ए नामक व्यक्ति को महसूस हुआ कि ये कैसी जहालत और ये कैसा धोखा है। अच्छा, वो कुछ समय खामोश रहा, फिर उसको जो बताया गया था उस हिसाब से उसने उनसे प्रॉफिट की मांग की। तो इन्होंने बड़े ही बेतुके तरीके से, मतलब इन्होंने कहा था कि 10% मंथली आपको दिया जाएगा, तो बड़े ही बेतुके तरीके से एक बार 50,000 कभी कुछ ऐसे करके तकरीबन लगभग 2,97,000 रुपए उसको दिए ए नामक व्यक्ति को सिर्फ। इसमें उसके द्वारा विरोध किया गया और कहा गया कि ये आप कैसा बेतुका कार्य कर रहे हैं, बड़ा ही बेमेल कार्य कर रहे हैं। आप बड़े सज्जन तरीके से आए थे और जिस सज्जनता के साथ आप मुझसे बात की थी, उसी सज्जनता के साथ आप मेरे को पेमेंट भी देवें, आप, वरना आप मेरा पूरा पैसा वापस कर दें। तब उनके द्वारा कहा गया कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है। ये कहते कहते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने उन्होंने ऐसे निकाल दिए टालम टोल, और बीच में थोड़े थोड़े पैसे देते रहे। जैसे 2,97,500 टोटल उसका हो गया, ताकि ये पुलिस में शिकायत भी ना करे और वो समय को निकालते रहें। जब 4 महीने 5 महीने में उसकी सब्र का बांध टूटा तो उसने थोड़ी सख्ती की, तो उनके तेवर बदलने लगे, उनको धमकी देने लगे झूठे केसों में फंसाने की, मारने की। तब उसके द्वारा हिम्मत करके पुलिस थाने में FIR के लिए आवेदन दिया गया। अब ये आरोपी गण ऊंची राजनीतिक पहुंच के भी थे, बड़े रसूखदार थे। ए और बी के आवेदन पर सुनवाई नहीं की गई। अब ए और बी क्या करेंगे? ए ने अलग आवेदन दिया, बी ने पृथक आवेदन दिया। दो अलग अलग आवेदन दिए गए, एक ही ठगी के समव्यवहार को बताते हुए। जब कार्रवाई विचाराधीन थी, उसी दरमियान एक बड़ी उनके समर्थन में घटना हुई कि इन्हीं लोगों ने एक और व्यक्ति के साथ एक अन्य कंपनी के नाम से एजेंट बनकर मिले और 8,60,000 की ठगी की गई थी। अब ये जो 8,60,000 की ठगी की गई थी, ये सी व्यक्ति मान लें आप इसे। अब सी व्यक्ति को आप यूं मान लें कि ये पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग है, सामाजिक रूप से स्ट्रांग है, और ए और बी के पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं है जो सी के पास है। सी के जैसे ही आवेदन दिया गया, पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, चालान के साथ कोर्ट में पेश किया गया। अच्छा, इस शातिर अपराधियों ने अग्रिम जमानत की भी कोशिश कर ली थी, लेकिन कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत भी निरस्त कर दी गई थी। अब जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 420 506 34 का अपराध इन पे बनाया गया, पुलिस ने FIR में लिखा, और JMFC मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा भी इनकी जमानत निरस्त कर दी गई, सेशन न्यायालय के द्वारा भी निरस्त कर दी गई। 10 दिन मुलजिम जेल में रहा। तब उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसको ये लगा कि यदि मैंने इनके पैसे वापस नहीं किए तो ये मुझे पूरी उम्र जेल में बिताना पड़ेगी। तो उसने तुरंत उसके गुर्गों से संपर्क किया जेल में रहने के दौरान ही, और सी नामक व्यक्ति को उसकी राशि लौटा दी। तब और ये इस निवेदन के साथ लौटाई, हाथ पांव जोड़ के, जो भी उसने किया कि आप मेरी जमानत में अनापत्ति लिख दें ताकि मेरी जमानत तो हो जाए। हालांकि सी काफी रुष्ट और नाराज थे, क्योंकि उनके विश्वास को उसने छला था, उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया था।
तो वो उसको सजा दिलाना ही चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम तेरी जमानत तो हो जाने देंगे, लेकिन तेरे जैसे अपराधी को हम घूमने नहीं दे सकते बाहर। हम अदालत में पूरी सजा की प्रोसेस रहेगी और हम मुकदमा चलाएंगे। तब उनके द्वारा लिख कर दिया गया अनापत्ति, तब उस मुलजिम की जमानत हुई। अब इसके जस्ट 1 महीने 12 दिन बाद ए और बी के द्वारा रिपोर्ट डाली गई थी, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। 1 साल तक बी नामक व्यक्ति की 2,37,500 की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना तो एफआईआर लिखी गई, ना जांच की गई। ए नामक व्यक्ति की पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। अब हमारी नंबर 1 प्रोसेस चालू हो चुकी है आवेदन थाने पे, दूसरा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई। अब शिकायत में भी सर आपको बड़ी सावधानी के साथ शिकायत करना होगी। पुलिस अधीक्षक महोदय को करना होगी, डीआईजी को करना होगी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली को करना होगी, आपके राज्य के मानव अधिकार को करना होगी। CPRJMS पोर्टल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया, वहां पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखित आपको शिकायत करना होगी। आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिकायत है ऑनलाइन होती है, वहां पे आपको शिकायत करना होगी। जब आप इतनी जगह शिकायत करेंगे तब कहीं जाके कुछ आपको असर दिखेगा। और फिर उस ए नामक व्यक्ति की भी एफआईआर दर्ज कर ली गई और साथ में आश्वासन दिया गया कि हम इसको कार्रवाई करेंगे। आप ये जो शिकायतें की गई हैं, शिकायतें आप समाप्त करवा लें। उसने भरोसे में शिकायतें समाप्त करवा ली। शिकायत समाप्त करवाने के बाद 4 महीने उसने इंतजार किया और 5वें महीने में उसको थाने से एक नोटिस दिया गया कि आपके मामले में कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है और आपका जो है कि एफआईआर में खात्मा खारिजा लगा दिया गया। आप सीजीएम कोर्ट में जाएं और वहां आपत्ति पेश करें। वो बार बार मिला, थाने पे जाके निवेदन किया। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात है सर कि जिस पुलिस के द्वारा जो खात्मा खारिजा लगाया जा रहा है कि कोई अपराध बनना नहीं पाया गया, यही पुलिस ने जो सी नामक व्यक्ति की जो चालान कोर्ट में पेश किया था, उसमें जमानत में आपत्ति प्रतिवेदन पेश किया। और जमानत के आपत्ति प्रतिवेदन में इन्हीं अपराधियों को बारे में कहा कि ये शातिर बदमाश हैं, ठग हैं, समाज के लिए खतरनाक है। यदि इनको जमानत पे जमानत दे दी गई तो ये समाज में घूमेंगे और अपराध करेंगे, तो ऐसे शातिर अपराधियों की जमानत नहीं ली जाए। पूरा 3-4 पन्ने का एक प्रतिवेदन पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किया गया सर, और पुलिस और न्यायालय के द्वारा उनके प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया और उनकी उस मुलजिमों की जमानत को नष्ट कर दिया गया। अब आप यह ध्यान रखिए कि मुलजिम वही है, अपराध की शैली, अपराध का तरीका सब कुछ एक है। और एक में पुलिस उनकी जमानत में गुंडा बदमाश बता के आपत्ति पेश कर रही है और दूसरे में पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो है कि इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, ये तो निरपराधी हैं, और एक तरफ उन्हें अपराधी बता रहे हैं। अब यहाँ आपके सामने दो स्थितियां आ गई। मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ सर, एक हर एक व्यक्ति के लिए सीखने और समझने के लायक है। और मैंने भी शुरुआत में ही आपको कार्रवाई की शुरुआत में ही वीडियो बनाने से पहले ही एक मोटिवेशनल लाइन कही थी कि जब अन्याय का अंधेरा हो घना और उम्मीद के सब रास्ते बंद हो, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। ये जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। आपको सर लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कोई रास्ते प्राप्त होंगे। यदि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर यह स्थिति सर एक सामने आ गई। एक तरफ तो पुलिस जमानत में आपत्ति पेश कर रही है सी नामक व्यक्ति के उस रिपोर्ट पे, और इधर ए नामक व्यक्ति को कह रही है खात्मा खारिजा, जबकि मुलजिम वही है, अपराध की शैली, अपराध का तरीका वही है। वो बड़ा परेशान हुआ। अब उसके द्वारा क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां की जा सकती हैं ऐसी स्थिति में आपके साथ भी यदि बनती है तो। अब सबसे पहले स्थिति बनती है, अच्छा एक बात और बता दूं, जब कार्रवाइयां चल रही थी जो है कि ए और बी नामक जो व्यक्ति है, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस के द्वारा हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है और सही कार्रवाइयां नहीं की जा रही हैं, तब उनके द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किए गए थे। आप भी इस प्रकार की यदि परिस्थिति से शामिल हैं तो 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट में आवेदन पेश किया गया, जो पहले 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानी जाती थी। जब यह आवेदन पेश किए गए कोर्ट में, अच्छा इसमें पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी ए नामक व्यक्ति के द्वारा, उसमें सिर्फ 3 के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और एक मुलजिम को बिल्कुल छोड़ ही दिया गया था, उसको भी शामिल किया जाए। और जो ये फर्जी अकाउंट खोला था ये और यहाँ से पैसा ट्रांसफर करके अन्य अकाउंट में ले गए वो, इनको भी जांच में शामिल किया जाए और अपराधी बनाया जाए। इस बात की प्रार्थना के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष 175(3) का आवेदन पेश किया गया, ए और बी दोनों के द्वारा। बी के द्वारा इसलिए क्योंकि उसकी
आवेदन पे सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब एक कार्रवाई तो आपके सामने ये हो गई सीखने के लिए कि ऐसी स्थिति में आपके सामने अदालत खुली हुई है, जज साहब के समक्ष आप ये आवेदन पेश कर सकते हैं, आपके वकील साहब से मिलकर भी कर सकते हैं, आपके वकील साहब के द्वारा आप आवेदन कोर्ट में पेश करा सकते हैं। इसमें निवेदन होता है, सारी बातें लिखकर 173(4) में प्रावधान दिए गए बीएनएसएस 2023 में कि यदि थाना प्रभारी के द्वारा आपके दिए गए आवेदन पर सुनवाई नहीं की जाती है तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत करें, जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब को, और उसके बाद आप कोर्ट में 175(3) की एप्लीकेशन पेश करें। इसमें जज साहब को अधिकार दिए गए हैं कि वो न्याय जो है कि थाना प्रभारी को आदेशित कर सकते हैं कि जो है कि एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ करें। अब यहाँ पे जब मामला आ गया तब जो एक और स्थिति ये बनी कि उनके द्वारा खात्मा खारिजा दिया गया और इधर जेएमएफसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उस खात्मे खारिजा को पेश किया गया, रिपोर्ट को। अच्छा, क्यों किया गया? क्योंकि इधर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस दिया गया था, जो तकरीबन 1 साल से पेंडिंग था। वहां पे भी वो पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही थी और अचानक ये पेश किया गया और इधर जो है कि जज साहब के द्वारा फिर दोबारा आवेदन नोटिस दिया गया एसपी साहब के जरिए कि आप क्यों पेश नहीं कर रहे हैं, तो उनके द्वारा वो खात्मा रिपोर्ट यहाँ पेश कर दी गई। यहाँ पे भी एक बड़ी छदम स्थिति बनती है, छदम जिसको हम कहते हैं, बड़ी अजीब गरीब स्थिति की रिपोर्ट तो जहां पेश की गई, लेकिन जो है कि ए नामक व्यक्ति जिसके बड़े अमाउंट की रिपोर्ट थी उससे कहा गया है कि आपको जिले में जाना होगा, जो सीजीएम होते हैं हम वहां पेश करेंगे। अब यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, इनके द्वारा जो 28 लाख की जो 175(3) की बीएनएसएस 2023 के तहत आवेदन था, उसको गुण दोषों के आधार पर निराकत नहीं किया गया। सिर्फ पुलिस रिपोर्ट को आधार बनाकर यह कहते हुए आदेश दिया गया कि ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट जो सक्षम न्यायालय में पेश होगी, जैसे कि सीजीएम न्यायालय में, तब आप वहां जाकर आपत्ति पेश करें और उसके बाद जो है आपकी सुनवाई होगी, और तब तक के लिए उनका आवेदन उनका निरस्त कर दिया गया। अब यहां पर आपके सामने एक और सीखने वाली बात है, 397 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो वर्तमान में 438 बीएनएसएस 2023 हो गई है। निगरानी, रिवीजन, पुनरीक्षण, तब ए नामक व्यक्ति के द्वारा उसकी पुनरीक्षण एडीजे कोर्ट में पेश की गई। एडीजे साहब ने सारे मामले को गंभीरता से लिया और हर परिस्थिति को देखा और तुरंत उसको दर्ज करने का आदेश कर लिए गए। अब यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट जो है कि परिवादी को मिला, वो क्या मिला? क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बगैर बयान लिए और जो उसके द्वारा जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, हेश रिपोर्ट, पेन ड्राइव, उन सबको अनदेखा करते हुए सिर्फ रिपोर्ट को आधार मान के आदेश पारित कर दिया था, जबकि प्रोसेस के हिसाब से पहले गवाह होना चाहिए थे, साक्ष्यों में जो है कि उसके दस्तावेज एग्जिबिट होते, उन सबको देखा भाला जाता और उसके बाद फिर आदेश किया जाता। तो इन सब चीजों को देखते हुए एडीजे साहब के द्वारा उसको तुरंत दर्ज कर लिया गया, गंभीरता के साथ दर्ज किया गया। अच्छा, इसमें जो है कि आप विभिन्न तरीके के आप आवेदन भी दे सकते हैं। अभियुक्त गण के खाते फ्रीज किए जाए, संपत्ति फ्रीज की जाए, संपत्ति की कुर्क की जाए, नीलामी की जाए, गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए, खात्मा खारिजा निरस्त किया जाए, पुलिस को आदेशित किया जाए कि वो कोर्ट में चालान पेश करे। ऐसे आप 8-10 आवेदन तैयार कर सकते हैं। वो आवेदन की भी यदि आपको ऐसा लगता है आवश्यकता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके सर आप बताइएगा, मैं स्पेशल वीडियो उन आवेदनों की ड्राफ्ट के साथ, धाराओं के साथ आपके लिए पेश कर दूंगा। साथ ही एक और स्थिति होती है सर, कई बार अभियुक्तगण जब जो है कि बड़ी चालाकियों से तामील होने से बचते हैं, तामील नहीं होने देते हैं, तब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो उसके लिए भी सर मैं आपके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश राजपथ असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित जो है कि गजट है, भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2024 का है सर, और इसमें ईमेल के माध्यम से भी तामील कराए जाने के प्रावधान है। इसके पैरा 11 में जो बताया गया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी में भी है सर और ये इंग्लिश में भी है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इसकी जानकारी कानून की बहुत कम लोगों को होती है और मुलजिम हमेशा फायदा उठा के भाग निकलने की सोचते हैं। न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के रूप में जारी किए गए समन की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भार साधा किया उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी समन किए गए व्यक्ति के ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर समन अग्रेषित कर सकेगा। ये नियम है सर, ये नियम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं मिलेंगे, ये गजट है। इस गजट में नियम बनाए गए हैं। कई बार बहुत से जजेस को तो वैसे ट्रेनिंग दी जाती है, सभी को जानकारी होती है, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोर्ट में पेश करें जज साहब को, ताकि उनको कार्रवाई में आसानी हो सके, उनके
संपत्ति को शपथ पत्र पर आप प्रकट करवा लें, कई बार आपको जानकारी नहीं होती है, उनके वारंट जारी करे जाएं, और जो है कि पुराने आदतन अपराधी होने का भी आप हवाला दे सकते हैं। सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान होता है। अब इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण फायदा उसको मिला कि जो है कि अदालत से नोटिस जारी कर दिए गए। अब इन आवेदनों का उनको जवाब तो सर देना ही है। पुलिस में जो पुलिस रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें 2,37,500 के ट्रांजैक्शन को छुपा लिया गया, कोई उल्लेख नहीं किया गया। 1 लाख का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अभियुक्त गण के खाते में गए थे, और वो भी अभियुक्त गण के ही खाते में गए थे, लेकिन वो उन्होंने एक फर्जी शेल अकाउंट खुलवाया था, ताकि वो पहले से सोच लेकर आए थे कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम अपना बचाव कर सकें। तो यदि ये तीनों ट्रांजैक्शन उस रिपोर्ट में आते तो वो तो उनकी रिपोर्ट ही अपने आप में झूठी होती। रिपोर्ट में लिखा गया कि ये कि इस अकाउंट में जमा किए गए और यहां से कंपनी में भेज दिए गए, जबकि पुलिस के द्वारा जो जांच की गई थी उसमें तो उस अदर स्टेट के बैंक के स्टेटमेंट मंगाए गए थे। उस स्टेटमेंट में स्पष्ट बताया गया था, ए नामक व्यक्ति को भी थाने पे बताया गया कि ये आपके पैसे 10 मिनट बाद ही इस दूसरी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। अब यहां से स्थिति हो चुकी है कि वहां से पैसा सीधा कंपनी में नहीं गया, किसी तीसरे खाते में गया है, जहां से उन्होंने बंदर बाट कर लिया, आपस में पैसा निकाल के बांट लिया। अब ये जानकारी भी पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारी को थी कि ये पैसा कंपनी में नहीं गया। उसके बाद भी पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि यहां से पैसा कंपनी में चला गया। अच्छा, वो व्यक्ति बड़े शातिर और बदमाश थे। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का भी आधार उसमें लिखा गया कि ये शिक्षित और पढ़ा लिखे व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा जो है कि इस प्रकार से खुद ही ये सारा कार्य किया गया, इसलिए यह इनके ऊपर अपराध नहीं बनता है। अच्छा, सी नामक व्यक्ति भी पढ़ा लिखा था, लेकिन वहां अपराध बनना पाया गया, लेकिन यहाँ पाया नहीं जा रहा है। बड़ी अजीब बात है। अब जब ये स्थिति बनी तो जो कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है सर, क्योंकि ठगी और धोखाधड़ी की वारदात जज साहब के साथ भी हो सकती है, एसपी साहब के साथ भी हो सकती है, वकील साहब के साथ भी हो सकती है, मास्टर साहब के साथ भी हो सकती है, एक आम व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। अभी एक 14 करोड़ की ठगी का मामला साइबर क्राइम का दिल्ली में हुआ था सर। 2 डॉक्टर दंपत्ति जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे थे, और उनको एक फर्जी कॉल भेजा गया और उनको पहले से ट्रैक किया गया, उनकी साइबर अरेस्ट किया गया उनको कि आप ये सब बताएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उनसे 14 करोड़ रुपए की ठगी की गई सर। ये अभी जस्ट मैंने अभी न्यूज में भी देखा था, आपने भी इसको न्यूज में देखा होगा। तो अब वो तो डॉक्टर दंपत्ति थे, अमेरिका में पदस्थ थे, और वो इंडिया में आए थे, उनके साथ ठगी हुई, तो क्या पुलिस उनसे ये कहेगी कि आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर दंपत्ति हैं, आपके साथ तो ठगी हो ही नहीं सकती? तो इस प्रकार का एक तर्क पुलिस के द्वारा पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया। हालांकि उनको अब बिल्कुल अधिकार है सीजीएम कोर्ट में आपत्ति पेश करने का। अच्छा, यहाँ भी बड़ी अजीब बात हुई कि ओए नामक व्यक्ति थाने पर फिर गया और अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि आपने जो जिले में भेजा है ये खात्मा खारजा, ये कब भेजा है, इसका कोई जावक नंबर या कुछ नंबर तो मुझे आप दें, मैं सीजीएम कोर्ट में जाकर आपत्ति पेश करता हूं। तो उससे ये कहा गया है कि आपसे वहीं से नोटिस आएगा। अच्छा, उसके तो 30,37,500 रुपए लगे हुए थे, उसके तो जीवन भर की कमाई दांव पे लगी हुई थी, उसको चैन नहीं था, रातों में नींद नहीं थी। वो तुरंत खुद ही सीजीएम कोर्ट में मिला, उसके वकील साहब को भेजा, और वकील साहब ने तकरीबन 5 बार अलग अलग दिनों में पूछा, लेकिन वहां पर इस प्रकार का कोई भी खात्मा खारजा रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। अब मामला इतना गंभीर और संगीन हो गया कि खात्मा खारजा रिपोर्ट लगा के उसको दबा लिया गया। ए नामक व्यक्ति की, बी नामक व्यक्ति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब इन्होंने जो निगरानी की, निगरानी में ये निवेदन किया कि आप ये पुलिस की केस डायरी भी मंगाई जाए। इन्होंने जो जांचें की वो सारा उल्लेख उसमें रहता है। वो जो व्यक्ति जो फर्जी अकाउंट खोला गया था उसका आधार कार्ड भी पुलिस लेकर आई थी, उसको भी जो है कि तलब करवाया जाए, क्योंकि उसका रिपोर्ट भी पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया था खात्मा खारजा रिपोर्ट में। और जो बैंक के स्टेटमेंट थे कि जो फर्जी अकाउंट जो उन्होंने दिया था आरोपीगण ने, उसमें से 10 मिनट के बाद ये अदर अकाउंट में जब निकाल कर ले गए थे, तो वो भी स्टेटमेंट पुलिस जांच में प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन उसको भी खात्मा खारजा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया, और जो है कि 2 ट्रांजेक्शन को नहीं दर्शाया गया, और जो है कि आधार कार्ड को नहीं दर्शाया गया जो फर्जी अकाउंट खोला गया था उसका। पुलिस उस फर्जी अकाउंट वाले के अदर स्टेट में गई, उसके मकान पे पकड़ने गई, ताला लगा हुआ था, भाग गया था। ये सब तथ्य उसमें पुलिस रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं किए गए, क्योंकि ये सारी चीजें साबित करती हैं कि वो एक फर्जी अकाउंट था और ठगी करने की नियत से फर्जी अकाउंट खोला गया था। ये सब कुछ पुलिस रिपोर्ट में सामने आ चुका था।
पुलिस अनुसंधान में, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में इस सबको नदारद कर दिया गया क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा अभियुक्तगण को मिल रहा था। अब जब ये आप ऐसी स्थिति आप में किसी के साथ भी हो सकती है, बड़ी ही पेचीदा और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है सर। एक आम व्यक्ति तो हिम्मत हार कर बैठ जाता है घर में, वो ये सोचता है कि अब मेरे पैसे तो गए, डूब गए। जबकि ये शातिर बदमाश भी यही चाहते हैं कि आप घर बैठ जाओ, वो ऐश करें आपके पैसे से। आपको सर एक्टिव तो होना पड़ेगा। अब आप इसमें 397 सीआरपीसी के तहत आप रिवीजन पेश कर सकते हैं, वहां से सभी के नोटिस जारी हो गए। अब उन सबको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में आके। वो जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे उनके जमीन मकान संपत्ति के प्रकटीकरण की, उसकी नीलामी करके रुपए वसूल कराने की, उनके गिरफ्तारी वारंट की, उनकी संपत्ति फ्रीज करने की, ये पुलिस के द्वारा जिन चीजों को उसमें उल्लेखित नहीं किया गया उन सबको कोर्ट में मंगाने की, तब पुलिस न्यायालय के समक्ष क्या कहेगी, वो व्यक्ति क्या कहेंगे जब उनको आवेदन के जवाब देना होंगे। यहां से आपको न्याय प्राप्त होने का अंकुर फूटने लगेगा। जैसे एक बीज जमीन में दफन किया जाता है, दबाया जाता है, बोया जाता है, तब उसमें धीरे धीरे अंकुरित होना चालू होते हैं। और इससे पहले की जो प्रोसेस थी, आपकी जो परेशानियां जो आपने झेली, वो एक नए उजाले के साथ निकलना चालू होती है। तो यहाँ से सर एक नई सुबह होना चालू होती है और सारे अपराध के तत्व सामने आने लगते हैं। इसके बाद आप सीजीएम कोर्ट में जाकर आप आपत्ति भी पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट में याचिका लगाने का भी सर आपको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट तक न्याय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन आपको सर अपना धैर्य और हिम्मत बनाए रखना है। यदि आपने हिम्मत और धैर्य तोड़ दिया तो अपराधी गण की तो सर चांदी ही चांदी हो जाएगी। वो चाहते भी यही है कि आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं। अब इसमें सर जो कार्रवाइयां की गई थी, अब इसमें सीजीएम साहब के यहाँ आप उसमें एक आपत्ति पूरी तैयार करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, सारी चीजों से सीजीएम साहब को आप अवगत कराएं। अच्छा, इसी स्थिति में जब आप इतनी जबरदस्त कार्रवाई करेंगे तो थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता अधिकारी के खिलाफ जो है कि जांच भी की जाएगी। तो उस जांच में भी सर आप बिल्कुल ना हिचकें और ना बिचकें। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें। जो भी कार्रवाई होगी वो विधियानुसार होगी। और आपका मकसद तो है कि ए और बी व्यक्ति की 30,37,500 जैसी बड़ी रकम को वसूल कैसे किया जाए। उनके सामने तो ये हालात थे कि चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, वो इतनी बड़ी रकम को डूबते नहीं देख सकते थे। अच्छा, अपराधी भी सामने। खात्मा खारिजा कब लगाया जा सकता है सर? ये भी एक समझने वाली बात है कि खात्मा खारिजा आखिर कब लगाया जाएगा। क्योंकि जब अपराधी अज्ञात हों, उनका नाम पता नहीं मालूम हो, ये तो बचपन से जानते हैं, घर का सारा नाम पता, गली मोहल्लों का ठिकाना, रिश्तेदारों के नाम पते, उनके फोटो तक और बी नामक व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने में दे दिए गए थे। जो जूम मीटिंग की लिंक, ये सारे दस्तावेज और एचडी जो है कि बैंक का जो चेक भेजा गया था, उस चेक की कॉपी ये भी भेज दे दी गई थी। जो चेट पे स्वीकार करा था 27 लाख रिसीव डन, ये भी थाने पे दे दिया गया था। लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा इन सबको एक तरफ उठाकर रख दिया गया और एकमात्र ग्राउंड 27 लाख को लेकर यह कहकर कि ये कोई और व्यक्ति को दिया गया है और वहां से कंपनी में लग गया और उन्होंने सीधा ही लगाया था और बीच में इनका कोई रोल नहीं है और ये बड़े शरीफ और सज्जन लोग हैं और ये जो है कि इसलिए इस पे खात्मा खारिजा लगाया जाता है। वेरी गुड सर। क्यों? क्योंकि सी नामक व्यक्ति ने जो रिपोर्ट की थी उसमें यही पुलिस अधिकारियों के द्वारा जमानत में आपत्ति ली गई और इन्हीं अपराधियों को गुंडा बदमाश और शातिर बदमाश बताया गया। लेकिन सर न्याय हमेशा खुला है, उस ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। आप हिम्मत और हौसला रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं जीवन में हो जाती हैं और वो कानूनी जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये वीडियो बनाने का सर मेरा मकसद यही है कि आप इन कानूनी जानकारियों को समझ सकें। ये मैंने ए, बी और सी 3 घटनाओं को लेकर आपको ये जानकारी इसलिए दी है पूरी कि सिलसिलेवार आप समझ सकें कि आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब आपके सामने क्या क्या कानूनी कार्रवाई करने को उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। थाने में एफआईआर आप दर्ज कराएं। अगर वह नहीं सुनते हैं तो 173(4) बीएनएसएस 2023 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वहां संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत करें। फिर भी काम नहीं बनता है तो 175(3) बीएनएसएस 2023 के तहत आप आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष आवेदन दें कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि अभियुक्त गण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। आपको करना होगी, क्योंकि ये कानून में प्रावधान दिए गए हैं बीएनएसएस 2023 में 173 की उपधारा 4 में कि यदि संबंधित थाना प्रभारी महोदय के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है तो आपको पुलिस अधीक्षक को लिखित में आवेदन देना जरूरी होगा सर, रजिस्टर्ड डाक से। यदि आपने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सीधे ही 175(3) बीएनएसएस 2023 का आवेदन जज साहब के समक्ष पेश किए कर दिया तो चलने योग्य नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा
अब इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत भी सर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के मामलों में बड़े ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये न्याय दृष्टांत भी सर आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है भगवत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 टू SCC 537। ये सारे न्याय दृष्टांत मैंने मेरी ई बुक PDF के अंदर सर दिए हैं, और इस वीडियो के नीचे तकरीबन 8 ई बुक की लिंक मैं दूंगा सर, उनमें कहीं ना कहीं आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। स्पेशल इस वीडियो की मेरे द्वारा कोई ई बुक नहीं बनाई गई है, लेकिन पहले मैं बना चुका हूं, उसमें सारी जानकारियां मौजूद हैं, जो आप उसके टाइटल और शीर्षक से आप देख लें, वो वीडियो भी आप देख लें। उसके बाद यदि आपको उचित लगता है तो आप उस ई बुक PDF को खरीद भी सकते हैं। 199 रुपए कीमत मेरे द्वारा उनकी रखी गई है, और सबकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो सर भगवत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 टू SCC 537, इसमें मजिस्ट्रेट की खात्मा रिपोर्ट को बिना फरियादी पीड़ित को सुने और उसकी लिखित आपत्ति पर विचार किए बिना स्वीकार नहीं कर सकता, इसमें बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि पुलिस के द्वारा जहां भी खात्मा रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्लोजर रिपोर्ट भी जिसे हम कहते हैं, तो उस फरियादी को सूचना दी जाएगी, उसके बयान लिए जाएंगे और उसके बाद ही उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। यदि उसके द्वारा उसमें आपत्ति की जाती है तो उस खात्मा रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाएगा, और जो है कि वापस इन्वेस्टिगेशन के आदेश प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है सर, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, खात्मा खारिजा कहाँ लगाया जाता है सर, ये भी सोचने वाली बात है। जहां अभियुक्त गण के नाम पते ही नहीं मालूम है, जिसके साथ घटना हुई है वही अज्ञात है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मुलजिमों के भी पते नहीं है, तो अब पुलिस खात्मा खारिजा लगाती है, वो एक अलग बात हो गई। मुलजिमों के नाम पते नहीं है, लेकिन ये मामला जो मैं A, B और C उदाहरण लेके आपको चल रहा हूँ, ये तो जीता जागता उदाहरण है। उनके फोटो, गली मोहल्ले के नाम पते, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बैंक स्टेटमेंट जिनसे खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया, ये सब कुछ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। वो व्हाट्सएप पे उनकी स्वीकारोक्ति, अपराध की स्वीकारोक्ति की 27 लाख रिसीव्ड डन और खातों में डायरेक्ट पैसा भेजा गया, वो सब उनके अपराध को चीख चीख के साबित कर रहे हैं। A और B के साथ जो घटना उनके द्वारा धोखाधड़ी करके की गई, ठगी की गई, लेकिन उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये एक आम व्यक्ति की समस्या नहीं है सर, ये किसी के भी साथ हो सकती है पूरा ऑल इंडिया में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार की घटना इस प्रकार की होती है तो आप हिम्मत ना हारें और कानून का रास्ता आप अपनाएं। अब मैं दूसरा न्याय दृष्टांत बताता हूं। अच्छा, ये जो बता रहा हूं सर, भगवत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसमें जो है कि मजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है उनके विवेक से। पुलिस जो चाहे पेश कर दे, जैसी चाहे पेश कर दे, ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जज साहब मानने के लिए स्वतंत्र, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के भी आधार अधिकार दे सकते हैं। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, 193 की उपधारा 9 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान दिया गया कि यदि जज साहब को ये लगता है कि इसमें आगे जांच की जाना चाहिए तो वो उसमें अग्रिम जांच के भी आदेश कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी को भी पावर्स हैं सर कि यदि उनको ऐसा लगता है कि चालान पेश करने के बाद भी इसमें जांच होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको प्राप्त हुए हैं, तो वो कोर्ट में पेश कर सकती है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के साथ और 90 दिन के अंदर, ये भी प्रावधान उसमें दिए गए हैं। इस मामले में जो मैं आपको A और B और C का उदाहरण लेके चल रहा हूँ, इसमें A नामक व्यक्ति ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट होने, खात्मा खारिजा की सूचना मिलने के बाद भी 2 आवेदन दिए, नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, नए ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ और नए एविडेंस के साथ, और निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसी स्थिति में ये सारे कानूनी उपचार सर आपके सामने मौजूद है। तो एक तो सर हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा हो गया वीनू भाई हरिभाई मालवी बनाम गुजरात राज्य 2019 14 स्केल 1। इसमें मजिस्ट्रेट को सत्यता जानने हेतु संज्ञान के बाद भी अग्रिम मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की पूर्ण शक्ति है। पुलिस की एक तरफा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं है, इसमें बताया गया है। तीसरा है सर हमारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 टू SCC 1। इस पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं और ई बुक भी लिख चुका हूं सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है पूरी डिटेल के साथ। ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, 5 जजों की पीठ ने सर इसको पारित किया कि यदि कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करना होगी, और यदि उनके द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराधों में FIR दर्ज नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने के प्रावधान इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सर। कॉन्जुगल ऑफेंस, संज्ञेय प्रकृति का अपराध, मतलब जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, और नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस मतलब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। संज्ञेय अपराध में तमाम गंभीर प्रकृति के अपराध आ जाते हैं सर, जैसे कि लूट,
हत्या, बलात्कार, 420 ठगी, मार और जो है कि जानलेवा हमला और जो है कि डकैती, मतलब तमाम गंभीर प्रकृति के जो जो हो सकते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं सर। तो ये इसमें बताया गया है कि उसमें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है, उसमें आनाकानी नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार से निर्मल सिंह काहना बनाम पंजाब राज्य का भी है सर एक, कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच पीड़ित का मौलिक अधिकार है। यदि पुलिस ने साक्ष्य को दबाया तो कोर्ट उस जांच को निरस्त कर सकता है। मतलब इसमें पीड़ित का भी अधिकार है और फरियादी का भी अधिकार है, मतलब दोनों के अधिकार हैं। टोटल मिला के ये कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए सर। इसमें एक चीज आ गई सर हमारे सामने निकल के। तीसरा मैं न्याय दृष्टांत सर आपके लिए लेके बैठा हुआ हूँ। मिस्टर मीना ललिता बरुआ बनाम उड़ीसा राज्य 2013। ये कुछ बलात्कार रेप से संबंधित मामला था और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो है कि सामने नहीं आ पाए थे। पूरा जजमेंट है, लेकिन ये इसमें सिद्धांत पारित किए गए थे। उस सिद्धांतों का हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलता है कि यदि जांच एजेंसी साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लेने में विफल रही है तो कोर्ट न्याय हित में हस्तक्षेप करेगा। इसी प्रकार से जो है कि धारा 63(4) बी ए से जो इसका सर्टिफिकेट है, ये तो सर मैंने आपको महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत बता दिए जो इस परिस्थिति में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कम से कम 50 जजमेंट सर रखे हुए हैं इस मुद्दों पे। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं उन 50 जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पे स्पेशल एक एक साइटेशन पे एक एक वीडियो डिटेल के साथ आपके लिए बना दूंगा और एक एक ई बुक भी उसकी मैं लिख दूंगा और उसके लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप के साथ जो यदि धोखा हुआ है तो आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठे और आगे कार्रवाई आप करें, कानून की कार्रवाई आप आगे बढ़ाते रहें। इसमें BSA 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीनों कानून एक साथ ही लागू हुए हैं सर। इसमें नए प्रावधान दिए गए हैं कि इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा हैश वैल्यू निकाल कर। तो हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आप एक आम व्यक्ति हैं तो उसके ऊपर भी सर मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल पर तकरीबन 4 और 5 वीडियो मौजूद हैं जिसमें मैंने लाइव हैश वैल्यू निकालना सिखाया है और पुलिस अधिकारी के द्वारा हैश वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसका तरीका भी सर मैंने आपको बताया AMD5 जो कैलकुलेटर के जरिए। प्रमाण पत्र कैसे तैयार किया जाएगा वो भी सर मैंने उसका भी वीडियो स्पेशल बनाया है। और उस प्रमाण पत्र 63(4) BSA 2023 का जो हैश वैल्यू से रिलेटेड प्रमाण पत्र है वो स्पेशल प्रमाण पत्र बना के उसकी स्पेशल लिंक भी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप वहां से सीधा प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपने कलम से भर कर और आप कोर्ट में जो आप प्राइवेट रूप से 175(3) के तहत जो आवेदन पेश करेंगे उसके साथ आप लगा के पेश करना जरूरी है। क्योंकि या तो आप असल डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करें तो हैश वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अदालत में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पा रहे हैं तो सेकेंडरी एविडेंस आप दे रहे हैं तो आपको हैश वैल्यू के प्रमाण पत्र के साथ देना होगा, वरना वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी आप हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सब के तरीके मैंने मेरे पिछले वीडियो में बनाए हैश वैल्यू को लेकर। तकरीबन 5 या 5 से ऊपर वीडियो सर मैं बना चुका हूं। उनके ऊपर ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। मोबाइल की EMI कैसे निकालें वो भी इन ई बुक PDF के अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद कंप्यूटर की आपकी कैसे निकालेंगे पूरी डिटेल जानकारी मोबाइल की, वो सारी जानकारी मैंने उन वीडियो के अंदर दी है कि हैश वैल्यू कैसे निकालें। वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और 173 जो जिसको हम कहते हैं FIR, पहले 154 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। तो इन सभी मुद्दों को लेकर तकरीबन 10 या 12 वीडियो से ऊपर मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं विभिन्न टॉपिकों पर। और उन सभी वीडियो के नीचे जो जो ई बुक के लिखी थी उन सभी ई बुक की लिंक इस एक वीडियो के नीचे मैं आपके लिए दोबारा दे दूंगा, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। आप क्लिक करके आप देख लें और उस संबंधित वीडियो को भी सर आप जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी चीज और पूरी घटना और पूरा कानून भी आपकी समझ में आ जाएगा। और उसमें वीडियो में देखने में, वीडियो के अंदर मैं ई बुक भी दिखाता हूं सर। दिखाने का मतलब यही है कि खरीदने से पहले आप देख लें, सुन लें और समझ लें कि क्या ये आपके लिए उपयोगी है। और यदि आपके लिए आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी तभी आप उसको खरीदें। क्योंकि लिंक पे क्लिक करके जब आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है 199 का भुगतान करने के बाद आपको दिखाई देगा। लेकिन मेरे वीडियो में मैं पूरी जानकारी उसी में से देता हूं ताकि आप वहीं से समझ लें। और यदि उसके बाद आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तब आप इसको सर खरीद सकते हैं। खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे
तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर फोन, स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, एक शैक्षणिक जागरूकता प्रदान करने के मकसद से बनाया गया है। ये एक पीडीएफ है, इसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ना कचहरी में या किसी थाने में, अदालत में, लेकिन इसके अंदर जो कानून दिए गए महत्वपूर्ण धाराएं, वो बुक निकाल कर आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले दिए गए उन फैसलों को आप निकाल कर उसकी ओरिजिनल बुक के साथ कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है सर विभिन्न चीजों का। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में मेरे द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलबेला कॉम्बिनेशन है सर, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। ये अनुभव के आधार पर सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने उन ई बुक पीडीएफ के रूप में मेरे द्वारा पेश किया जाता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सके। ये प्रयास है, एक कोशिश है, ये दावा नहीं है सर। क्योंकि हर आम व्यक्ति और आम और खास के साथ जिंदगी में कभी ना कभी मुसीबत आती है सर, और उस मुसीबत में वकील ही एक साथ खड़ा नजर आता है। बाकी मुसीबत में ही पता लगता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। लेकिन वकील साहब तो आपके साथ जरूर खड़े रहते हैं। वकील साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप आपके वकील साहब से कंसल्ट करें। और यदि आपको कानूनी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो आप देखें। ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं पीडीएफ के रूप में। तो ये सर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। एक उदाहरण देके मैंने आपको समझाया था ए, बी और सी नामक व्यक्ति की, ताकि इतनी पेचीदगी पेचीदगी भरी परिस्थितियां या इससे भी ज्यादा या इससे भी कम आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक उदाहरण के बतौर आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इस विपरीत परिस्थितियों में क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट तो है ही सर, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय याचिका भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन ये आपको ये कार्रवाइयां तो करना ही होंगी, ताकि आप जो है कि आपको यहाँ भी सफलता मिल सकती है हाई कोर्ट जाने से पहले, या आपका काम यही हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि जो अधिकारी बैठा है वो आपकी बात को कितना समझ पाया। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश करें, लिखित में आप दें, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान में जो कानूनी स्थितियां उपलब्ध हो सकती थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद में इससे आगे जो कानूनी कार्रवाइयां उपलब्ध होंगी और जो कानूनी कार्रवाइयों के रिजल्ट क्या हो सकते हैं और क्या रिजल्ट हुए, इस पे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो सर आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ तक तो सर आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इतना कुछ होने के बाद आपको धैर्य बनाए रखना होगा, उम्मीद का दामन थामे रखना होगा। क्योंकि जब अन्याय का अंधेरा हो घना, उम्मीद के सब रास्ते बंद हो, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। कहाँ खड़ी है सर? गली में। मतलब गली में खड़ी है, मतलब यदि आपने इतना हौसला रखा, इतना प्रयास किया, तो इतनी आसान है कि आपको गली में ही मिल जाएगी। आपको कहीं कोसों दूर ढूंढने नहीं जाना उस जीत को, लेकिन आपको इतना हौसला रखना होगा। तो ये कार्रवाइयां मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप भी इससे शिक्षा हासिल कर सकें। और यदि आपके जीवन में भी कोई घटना घटित हो जाती है, आपके किसी अपने ने आपको ठग लिया, अच्छा ठगने के बाद पैसा हड़प लिया, आपके पास आके क्षमा मांगना तो दूर, आपके साथ खड़े होके आपका बाजू बनना तो दूर है, वो ना हो दूसरे अपराधियों के साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि पैसा उसको मिल गया। अब काहे का जो है कि परिचय और काहे का कुछ कुछ नहीं, सब उठा के ताक पे रख दिया गया। तो ऐसे विश्वासघात भी हो सकते हैं सर, और ये अपराध हमेशा विश्वास में ही होते हैं। इसके लिए पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना सर कोई कानूनी मान्यता नहीं रखता है, क्योंकि अपराध किसी के साथ भी हो सकता है, वकील के साथ भी हो सकता है, ठगी धोखाधड़ी का अपराध जज साहब के साथ भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी के साथ भी हो सकता है, आम जनता के साथ भी हो सकता है, डॉक्टर के साथ भी हो सकता है, इंजीनियर के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं इनके साथ कभी जीवन में अपराध होगा ही नहीं। और इस आधार पर पुलिस रिपोर्ट, खात्मा खारिज रिपोर्ट लगाई भी नहीं जा सकती है कि वो शिक्षित और समझदार है। भाई विश्वासघात हुआ, आवश्यक तथ्यों को छिपाया गया, धोखा दिया गया, पहले से चाल रची गई, फर्जी अकाउंट खोला गया, पैसे जमा करवाए गए, वहां से कंपनी में नहीं ले जाते हुए कहीं और ले जाया गया, वहां से बंदर बाट कर ली गई और पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई, तो भी ना घबराएं सर। ये जो कानूनी तरीके मैंने आपको बताएं इनका आप इस्तेमाल करें, और उम्मीद है आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि प्रयास करने से यदि हम बैठ गए तो हम बैठ गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की सर ये एक बड़ी ही मोटिवेशनल कविता है, जो भारत के जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने इसको कई जगह बोला भी है। और ये अक्सर मैं मेरे वीडियो में इस मोटिवेशनल लाइन को पढ़ के सुनाता भी हूँ। क्योंकि ये मामले कुछ इसी प्रकार के हैं, क्योंकि हमने यदि कोशिश करना छोड़ दी तो फिर कुछ भी हमें नहीं मिलना है सर। अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े ही प्रभावशील अंदाज में कई जगह इसको बताया भी है, कौन बनेगा करोड़पति या अन्य स्टेजों पर इसको बड़े ही महत्वपूर्ण अंदाज में बताया भी है। और काफी मोटिवेशनल ये एक कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, जिससे मैं भी सर प्रेरणा लेता रहता हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आपको भी इसलिए मैंने बताई कि आप भी इस निराशा में बैठे ना रहें, आप कोशिश करें और आगे बढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको बड़ी मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।